हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस सेरा। आज स्टार्ट करेंगे हमारा एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्यारा सा चैनल ईडू स्पार्क पावर्ड बाय द साइंस सेरा, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करना है तो आपको आना होगा चनपटिया के दो ओल्ड चिरान चौक पे, जहां पे चलता है द साइंस सेरा यूको बैंक के जस्ट ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये पूरे चैप्टर में आपको ये कंटेंट मिल जाएंगे और इन्हीं कंटेंट्स का इस्तेमाल करके आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे। यही टॉपिक आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है ना। यही आपको टॉपिक है पूरे चैप्टर में मिलेंगे। और कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। एटम का इंट्रोडक्शन, क्या होता है एटम, इसका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीजें। उसके बाद हम देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको अच्छे से पता है, किसी भी एटम के अंदर होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वैसे तो बहुत सारे हैं बट अभी हम फिलहाल 3 की बात करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, जिसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। उसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। एटॉमिक मॉडल क्या है, यानी एटम कैसा दिखेगा, एटम का मॉडल आखिर शेप होगा तो कैसा होगा, किसने सबसे पहली बार दिया था और दिया था तो क्या वो सही था। आज जो मोस्ट एक्सेप्टेबल एटॉमिक मॉडल है वो किसने दिया था और वो कैसा दिखता है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहां होता है, KLMN में और SPDF में, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर में आप देखोगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बात करेंगे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि वैलेंसी ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी है, तो इनमें हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे। आगे चल के हम लोग को मिलेगा, उसके बाद हम लोग को मिलेगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटम का नंबर क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम जब हमने टेस्ट लिया था तो एक क्वेश्चन दिया था व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, सर एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसके बारे में हम लोग बढ़िया डिटेल में चर्चा करेंगे। और एटॉमिक मास क्या होता है, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम आइसोटोप्स की बात करेंगे, फिर आइसोबार की बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बात समझ में आ गई। पूरे 10 टॉपिक में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओवरव्यू आपको मिल चुका है कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ लिए हैं उनको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। आप मुझबानी इस चैप्टर को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये रहा हमारा कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एटम के बारे में। क्लियर है ना बच्चा लोग। चलिए, ये हो गया मेरा पहला इंट्रोडक्शन, यानी एटम का इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है, आप सबको पता है क्या होता है भाई। सबसे पहले किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। किसी भी मैटर का क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं एटम इज द क्या बच्चा लोग, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ, बोलिए जरा, पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये भी कह सकते हो। या फिर एक और डेफिनेशन इसका है, क्या डेफिनेशन हो सकता है वो, एक और डेफिनेशन आप ले सकते हो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इतना बोल दोगे तो काम नहीं चलेगा, इसको पूरा करो। दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया क्या, केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। समझ में आ गया, किसी भी मैटर का वो छोटा भाग जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेता है, और भाग लेता है भैया एटम ही, कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भाग नहीं लेता है। इसलिए आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बोल सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए भाई, एटम का डिस्कवरी हो गया। अब सॉरी, एटम के बारे में हमने बता दिया। अब बात करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। हिस्टोरिकल आइडियाज कहां से आए, कहां से पता चला कि भाई एटम नाम का कोई चीज भी होता है। सबसे पहले इसके बारे में पहला अगर किसी ने मॉडल दिया था तो उनका नाम था डेमोक्राइटस।
सबसे पहला डेमोक्राइटस। हालांकि हम भारतीय हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, महर्षि कन्नड़ और महर्षि कात्यायन, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन करा था कि किसी भी परमाणु पदार्थ को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो एक ऐसा कण मिलेगा जो इनडिविजिबल होगा, जो और तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। हालांकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हमेशा हम लोग ने एक चीज देखते हैं कि बाहर के वैज्ञानिकों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इसलिए जब एविडेंस की बात आएगी तो देखा जाता है डेमोक्राइटस का नाम सबसे पहले आता है। तो कहा जाता है डेमोक्राइटस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट या फर्स्ट केमिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट अबाउट द एटम बट नॉट वॉज द साइंटिफिक। वो साइंटिफिक नहीं था। बोलो ना, समझ में आ गया? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं था। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था सर्वप्रथम, पहली बार किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था सन 1808 में। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट की बात करो तो पहले साइंटिस्ट आ जाते हैं डेमोक्राइटस, जिन्होंने पहली बार किसी एटम के बारे में अपना कॉन्सेप्ट दिया था और बोला था कि कोई चीज है किसी परमाणु के अंदर जिसको हम लोग एटम बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि हम महर्षि कन्नड़ और महर्षि कात्यायन के योगदान को भुला नहीं सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में वो देख चुके हैं। दूसरा इसमें हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में अगर बात आता है तो आता है जॉन डाल्टन की। किसकी बात करते हैं हम लोग? जॉन डाल्टन की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया जी? जॉन डाल्टन की बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। तीसरे नंबर में अगर बात करें तो हम देखेंगे किसके? जे थॉमसन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? थॉमसन की बात करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चौथे नंबर पे अगर बात करेंगे तो हम रदरफोर्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रदरफोर्ड की बात करेंगे। उसके बाद नील्स बोर की बात करेंगे, मैक्सवेल की बात करेंगे, हेनरी मोसले की बात करेंगे। बहुत ऐसे वैज्ञानिक आएंगे जो आपको इसके बारे में व्याख्या करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये था आपका हिस्टोरिकल आइडिया अबाउट द एटम। एटम के बारे में इन सब ने अपना अपना योगदान दिया था। इनके योगदान के, कुछ साइंटिस्ट के योगदान को हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे और कुछ आपको आगे के क्लासेस में भी देखने को मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बारीकी से सारे टॉपिक को आप याद करते चलिए, समझते चलिए। कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। अब बात यहां है, क्वेश्चन है यहाँ पे, द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज इनसाइड द एटम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बताइए, यहाँ पे एटम मैंने बता दिया, एटम का कॉन्सेप्ट बता दिया, तो बताइए एटम के अंदर कुछ होगा क्या? होगा क्या? यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दैट मींस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। एटम के अंदर क्या रहेगा? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहेंगे। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का है भाई, ये कहां से आ गए? तो इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। आपको अच्छे से पता है, ऑलरेडी आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हो तो हम रिवीजन तो कर ही रहे हैं, आगे बढ़े क्या? जिनको डेफिनेशन लिखना है वो ऑलरेडी लिख लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बाद में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए अब ये क्लियर है ना? चलिए अब बात करते हैं द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर कोई बोलेगा कि सर सब एटॉमिक पार्टिकल्स किन्हें बोलते हैं, तो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी मौलिक इकाई, मौलिक जानते हो ना? फंडामेंटल मतलब मौलिक, पार्टिकल्स मतलब कण होते हैं, दैट मेक अप एन एटम, जो कि एटम का निर्माण करते हैं, इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन होते हैं आपको पता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्लियर है? और क्या होते हैं बताओ? न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं बच्चा लोग? न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन को p प्लस बोला जाता है क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव होता है, E स्मॉल e यहाँ पे। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है ना, मूलीमैन ने खोजा था, याद है? किसने खोजा था? मूलीमैन ने खोजा था, और इसका होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे लिखा जाता है सी मने कूलम, जो चार्ज का SI यूनिट होता है। कोई दिक्कत है? प्रोटॉन की बात करें तो ये हो जाता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है प्लस में, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं जीरो, यानी चार्जलेस पार्टिकल्स होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? होता है क्या? रिपीट करो मेरे साथ, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप भी रिपीट करो। इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज होता है?
जी सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन का चार्ज होता है। जी सर, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है क्या? नहीं सर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। रिपीट करो, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। किसने दिया था ये चार्ज? मूलीमैन ने दिया था। समझ में आ गया ना? मूलीकैन भी कुछ, मूलीमैन याद रखो यार, मूली वाला याद रहेगा, है कि नहीं? समझ में आ गया? मूलीकैन, ठीक है ना? मूलीकैन, ठीक है, ये याद रखो। क्लियर है? अब बात करें लोकेशन की, तो एटम के कहां होंगे? इलेक्ट्रॉन कहां होगा? इलेक्ट्रॉन होगा आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्यूक्लियस के बाहर घूमेगा, न्यूक्लियस के बाहर। ये कहां रहता है भाई? तो इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये भी कहां होता है बताओ? इनसाइड द न्यूक्लियस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भी होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब बात करें डिस्कवरी की। बताइए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किन्होंने करी थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने करी थी। अब बताइए कब करी थी? बताइए कब करी थी? ये करी थी 1897 में। समझ में आ गया क्या? कब करी थी? 1897 में। समझ में आ गया? अच्छा, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। किसने करी थी? रदरफोर्ड। अब यहां पे एक सवाल आता है, बहुत कंफ्यूजन है। रदरफोर्ड ने क्या प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी? जी सर, करी थी। कब करी थी? 1919 में। कब करी थी? 1919 में। अब कहोगे सर गलत बात है, आप तो गलत बता रहे हो, हम तो देखे थे ई गोल्डस्टीन ने करी थी। नहीं सर, ई गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी करी थी। किसने करी थी? ई गोल्डस्टीन ने क्या करी थी? पॉजिटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी करी थी, यानी कि कनाल रे की डिस्कवरी करी थी। किसकी रे की डिस्कवरी करी थी? कनाल रे की डिस्कवरी करी थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं करी थी। उन्होंने ये बताया था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, लेकिन वो प्रोटॉन है ये नहीं बताया था। और ये बताया था किन्होंने? रदरफोर्ड ने करी थी 1919 में। बहुत सारे बच्चे 1911 में भी कंफ्यूज होते हैं, तो याद रहे 1911 में उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं करी थी। 1911 में किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। और 1919 में उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। याद रहेगा? चलिए अब आगे बात करेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो जेम्स चैडविक ने करी थी। किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, कब करी थी? 1932 में करी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जेम्स चैडविक ने करी थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और 1932 वो साल था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे किया था हम जब डिस्कवरी की बात करेंगे तब बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। आपके सामने पूरा तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पूरा क्या हो चुका है? चार्ट सामने है। अगर आप इसको याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, है कि नहीं? अच्छा, क्या मार्क्स? अच्छा, मास में लिख दिए हैं। ईयर कहाँ है जी? चलो मास भी यहीं पे ले लेते। ईयर नहीं है तो मास भी ले लो। अच्छा, यहाँ मास तो हम देख भी नहीं, हमको लगा ईयर है ना? तो मास भी ले लो। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 केजी, या 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर ग्राम में बोलना होगा तो 3 घट जाएगा, आपको पता है ना? 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 3 जीरो घट जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी बोलो, या 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बोलो। कोई दिक्कत है? बोलो। इसका भी लगभग वही होता है। थोड़ा सा न्यूट्रॉन भारी होता है प्रोटॉन की अपेक्षा। इसका होता है 1.67, इतना ही ले लिया जाता है, 10⁻⁻24 ग्राम या 27 केजी होता है। अगर कोई कंपैरिजन पूछे कौन ज्यादा भारी है, तो बोलिएगा जो न्यूट्रॉन होता है ना वो सबसे भारी होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो मास की बात करें तो न्यूट्रॉन सबसे भारी, उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे हल्का जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत?
अच्छे से समझ में आ गया? पूरा याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जो कि चार्ट के द्वारा आपके सामने है। समझ में आ गया? क्लियर है? आप अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कोई दिक्कत? समझे? और आपको तो वैसे भी याद होगा जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं अभी। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बढ़े ना? हाँ, याद हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए, डिस्कवरी ऑफ एसएपी। एसएपी माने सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो, है एनर्जी एकदम। आई देखो, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एसएपी माने सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये क्या है? देखो, अगर कोई बोले सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतनी आसानी से जे थॉमसन ने 1897 में कर दिया था, क्या अचानक से कर दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर इसके डिस्कवरी की बात करोगे तो 1850 से चला आ रहा है प्रयास, 1850 से चला आ रहा है। इसमें अगर आप देखो तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज नॉट सडन, अचानक नहीं था, अचानक नहीं था। इट टुक सेंचुरीज ऑफ रिसर्च, सालों की या शताब्दियों की खोज, रिसर्च एंड मेनी एक्सपेरिमेंट्स, कई सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए गए, प्रयोग किए गए बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सब स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अचानक से नहीं था वो, कई सालों, कई 100 साल की मेहनत थी, कई सारे वैज्ञानिकों के प्रयास थे और कई सारे एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग थे, जिसके बाद ये पता लगाया गया कि एटम के अंदर भी कुछ होता है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom was shown by J.J. Thomson in 1897 through his famous cathode ray experiment। किसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे, बट इसको जो मैंने बोला कि सेंचुरीज ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिए थे, सेंचुरीज ऑफ रिसर्च इसमें इंक्लूड था, तो क्या था? चलो बात करते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था। The cathode ray experiment conducted by J.J. Thomson in 1897। और किस तरीके से था? तो ये है आपका डायग्राम, जिसमें क्या था, उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को क्या किया था बताइए, प्रयोग किया था। ये था उनका लेबोरेटरी और इस तरीके का उनके सामने क्या था, इक्विपमेंट था। ये छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा और इसी ये वहां उस समय का इमेज है जब J.J. थॉमसन क्या कर रहे थे, अपने लेबोरेटरी में बैठ के ये सारा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास कर रहे थे। ये उस समय का फोटो है। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो J.J. थॉमसन देख लो, यही है जिनके सर के बाल मेरी तरह उड़ गए। देखो ये है कि नहीं है? ये मेरी तरह उड़ गया है, इनका भी देख रहे उड़ गया है। हमारा भी नाम ऐसे ही आएगा, कोई नहीं, इनका फोटो आया, मेरा वीडियो आएगा जैसे चल रहा है। क्या छोड़ो, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक था, लेकिन यहां हम लोग क्या कर रहे थे, हिस्ट्री ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। उन्होंने किया क्या था, कौन सा सेटअप इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो चलिए ध्यान दीजिए, उनके सेटअप को समझने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा बनाया गया सेटअप समझिएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक ट्यूब लिया था। उस ट्यूब का नाम क्या था बताइए? परफोरेटेड ग्लास ट्यूब लिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको तुम डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से भी जान सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, किस नाम से जान सकते हो भाई? डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जान सकते हो। यहाँ एक स्टैंड होता है, जैसे आप इसको खड़ा रखने के लिए एक स्टैंड ले सकते हो भैया। ये आखिर मान लो कहीं ना कहीं खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसा भी स्टैंड बना सकते हो, स्टैंड तो जरूरी है, ऐसे ही स्टैंड रहेगा, कैसे भी स्टैंड बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है सर। उसके अलावा उन्होंने क्या लिया, दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लिए। क्या लिए भाई? दो इलेक्ट्रोड्स लिए। एक का नाम रखा एनोड और दूसरे का नाम रखा कैथोड। समझ में आ गया? दो यहाँ पे क्या रहे, इसको क्या बोलेंगे बताओ? इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। एक का नाम एनोड और दूसरे का नाम कैथोड। कैथोड अगर ये रहेगा तो इसका चार्ज कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? नेगेटिव। कैथोड का चार्ज क्या होता है बताओ? कैथोड का चार्ज होता है नेगेटिव और एनोड का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो हिस्सा था इसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने पेंट कर दिया। किससे पेंट किया? इसका नाम क्या था? इसको क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट इसको कहते हैं, फ्लोरेसेंट। समझा गया ना? फ्लोरेसेंट एक सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फाइड का। तो जिंक सल्फाइड का यहाँ पे क्या लगाया? लेप लगाया। क्यों लगाया होगा भाई? सोचो क्यों लगाया होगा? क्योंकि ये कुछ भी जब रे पड़ता है इसके ऊपर तो ये चमकने लगता है। क्या करने लगता है? चमकने लगता है। तो चमक कुछ दिखेगा तब तो बताएगा ना कि इसके अंदर कुछ है। तो चमकने के लिए उन्होंने क्या किया? जिंक सल्फाइड का लेप लगाया था, दोनों तरफ लगाया था।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस तरीके से। उसके बाद इसमें उन्होंने क्या किया, करंट सप्लाई किया था। क्या सप्लाई किया था? करंट सप्लाई किया था। इस तरीके से करंट सप्लाई किया तो बताओ कितना का वोल्टेज रखा होगा उन्होंने? कम से कम कितने का? 10,000 वोल्ट का करंट रखा था। कितना? 10,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 10,000 वोल्ट का करंट सप्लाई किया था। 10,000 वोल्ट करंट सप्लाई किया था। इससे क्या हुआ, इसमें करंट जब जैसे ही करंट पास हुआ, या इस तरीके से यहां पे बना सकते हो स्विच, जैसे करंट पास हुआ, इसको यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव है या नेगेटिव बना लो और यहाँ पे पॉजिटिव बना लो। करंट इधर से जाता है, आपको पता है ना करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो चार्ज इधर से जाएगा और करंट इधर से जाएगा। 10th क्लास में इसके बारे में और ज्यादा डिटेल है, उस समय चर्चा करेंगे। ठीक है सर। जैसे ही करंट, अच्छा एक और चीज था इसमें एक ट्यूब लिया था उन्होंने, इसको प्रेशर को कम या ज्यादा करने वाला ट्यूब, जो इसके प्रेशर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इसमें उन्होंने क्या गैस भरा था? कौन सा गैस भरा था, याद है? कौन सा गैस? कोई भी नोबेल गैस ले लो। जब इसमें ज्यादा गैस रहेगा तो क्या करेगा? इसके प्रेशर को कम किया गया, थोड़ा और गैस निकाल लिया गया। अब बोलोगे सर ज्यादा प्रेशर पे क्यों नहीं हो जाएगा? अब एक बात बताओ, जहां बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे लोग हैं, वहां पे थोड़ा भी इधर उधर होता तो ज्यादा दिखाई दे पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। पार्टिकल्स को थोड़ा सा अच्छे से चलने के लिए, जैसे कम रहेगा तो आराम से है झूमते हुए चलेगा, है कि नहीं है? लेकिन अगर पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है तो है करके चलेगा, है करके चलेगा। धक्का मुक्की तो नहीं करना ना, इसलिए प्रेशर को क्या किया गया? कम किया गया। और जैसे ही करंट इसमें से पास हुआ तो यहां पे वैज्ञानिक यानी जे थॉमसन को दिखा, क्या दिखा? कुछ ऐसा जो है, जो यहां से निकल के, कहां से? यहां से निकल के कहां आ रहा है बताओ? इसकी तरफ आ रहा है। यहां से निकल के किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। डायरेक्शन क्या है बताओ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं बताओ? कैथोड बोलते हैं। और इसीलिए इसका नाम क्या रह गया? कैथोड रे। और चूंकि एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया? कैथोड रे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले सेटअप बताओ, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है बताओ? सेटअप में पहले तो एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया है सर। ठीक है सर। डिस्चार्ज ट्यूब के बाद क्या लिया गया? फ्लोरेसेंट, ठीक है ना? फ्लोरेसेंट क्या लिया गया? एक सॉल्यूशन लिया गया, ठीक है ना? फ्लोरेसेंट सॉल्यूशन लिया गया। और क्या लिया गया? एक 10,000 वोल्ट का क्या लिया गया है? बैटरी लिया गया। समझा गया? या एनर्जी सप्लाई बोल सकते हो, एनर्जी सप्लाई हो लिया गया। कोई दिक्कत? ठीक है। और क्या लिया गया सर? इसमें गैस लिया गया। कौन सा गैस? तो नोबेल गैस लिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप नोबेल गैसेस ले सकते हो, नोबेल गैसेस, नोबेल गैस था वो। क्लियर है? और क्या लिया गया भाई? एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया। क्या लिया गया? वैक्यूम ट्यूब लिया गया। इस तरीके से जो है उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया था। समझ में आ गया? अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या किया था? आफ्टर द ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में क्या था? जैसे ही करंट उन्होंने इसमें पास किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक रे जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेगेटिव टर्मिनल से निकल के किधर? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा था। जहां पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे रखा जाता, यानी मैग्नेट को रखा जाता था, तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। अब जाहिर सी बात है नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव कोई रे वहां पे या कोई पॉजिटिव चीजें लाके रखेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो लाइक चार्जेज है वो क्या करता है? वो एक दूसरे से दूर भागता है। याद है ना आपको? ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें बहुत सारा, जैसे ये जा रहा था, जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तुरंत यहाँ डेविएट कर गया। इस तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डेविएशन देखने को मिला। समझ आ गया? क्योंकि कैथोड रे से निकल रहा था, इसलिए इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे के नाम से जाना गया। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन यही समझ में आया कि चूंकि कैथोड से निकलकर कोई एनोड की तरफ जा रहा था तो वो कैथोड रे है, और वो चूंकि पॉजिटिव पार्टिकल से क्या हो रहा था? डेविएट हो रहा था। और यहां से निकल के किसकी तरफ जा रहा था? पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव से निकल के, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव से निकल के किधर जा रहा था? पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। और नेगेटिव की वजह से क्या हो रहा था? डेविएट हो रहा था। इसलिए बोला गया कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और इसका नाम रख दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आ गया? बोलो, समझे? हालांकि इलेक्ट्रॉन का नाम आपको पता होना चाहिए, जो टर्म है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले ही रखा गया था, सन 1891 में। समझ में आ गया?
नहीं समझ में आ गया? तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक काहे रखा गया, कुछ और काहे नहीं रखा गया? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन जो नाम है, ये जो शब्द है, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले ही ये नाम 1891 में किसी दूसरे वैज्ञानिक के द्वारा नेगेटिव के लिए रख दिया गया था। तो जैसे ही नेगेटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इसको क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि ये डिस्कवरी हुई तो नेगेटिव दिखा तो किसी ने बोल दिया अच्छा नेगेटिव दिख रहा है तो चलो इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे राहुल गांधी पैदा हुए थे तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा होगा या सोनिया गांधी ने क्या कहा होगा? प्रधानमंत्री पैदा हुआ है कि नहीं है? हमारे घर कौन आया? प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं। तो ऐसा थोड़े है कि राहुल गांधी आने के बाद ये सपना देखा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, उनके घर में सब कोई प्रधानमंत्री था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, नेहरू जी प्रधानमंत्री। तो वो लोग बोले जब ये सब कुछ प्रधानमंत्री है तो ये भी हमारे घर कौन पैदा हुआ? प्रधानमंत्री पैदा हुआ। तो ऐसा थोड़े है, पहले ही वो शब्द इस्तेमाल में था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इलेक्ट्रॉन शब्द पहले से ही प्रयोग में था, इस वजह से इसके डिस्कवरी के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया? बोलो, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? डिस्कवरी किसकी हो गई बताओ? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो थी आपको मैंने नहीं लिखा, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, क्योंकि इसको मुझे हटाना पड़ेगा, दूसरा है उसमें टाइम भी लगेगा। ठीक है ना? आप ऑलरेडी लिख चुके हो और जाहिर सी बात है आपको ऑब्जर्वेशन तो समझ में आ ही गया होगा। बढ़िया, क्लियर है? चलिए आगे हो गया। इस चीज को समझ गए कैसे डिस्कवरी हुई? ठीक है, अब इसको खत्म करते हैं, आगे वाले टॉपिक पे बढ़े। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। ले लो, पूरा ले लो। ठीक है, अब आगे देखो माछी बैठी हुई है, हट, तुम्हारे लिए है। एनोड रे एक्सपेरिमेंट सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बट इस बार जो पार्टिकल्स होगा वो किधर से निकलेगा? एनोड से, यानी इधर से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो सेम रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस एक्सपेरिमेंट को सन 1886 में किसने? जेम्स चैडविक ने करी थी, सॉरी ई गोल्डस्टीन ने करी थी। किन्होंने करी थी? ई गोल्डस्टीन ने। क्लियर है? सन 1897 में किसने करी थी? जे थॉमसन ने। क्या करी थी? वो करी थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या करी थी? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। वो ऑलरेडी देखे हो कि नहीं देखे हो? जल्दी बताओ। एक्सपेरिमेंट देखी करी थी उन्होंने। कब करी थी? सन 1897। समझ में आ गया? अच्छा, अभी एनोड रे की बात मैं कर रहा हूं। एनोड रे कब किया गया था? एनोड रे एक्सपेरिमेंट किसने करी थी बताओ? एक्सपेरिमेंट ये करी गई थी सन 1886 में। तब बताओ पहले एनोड रे हुआ होगा या कैथोड रे हुआ होगा? एनोड रे, बाद में कैथोड रे। समझ में आ गया? इक्विपमेंट भी सेम था, प्रोसेस भी सेम था, बट ऑब्जर्वेशन अलग अलग था। समझ में आया? कंक्लूजन अलग अलग था। उसमें कैथोड रे कैथोड से निकल रहा था तो बोला गया कैथोड रे, इसमें एनोड से निकल रहा था तो बोला गया एनोड रे। एनोड रे क्या है? तो पॉजिटिव पार्टिकल्स। कैथोड रे क्या है? तो नेगेटिव पार्टिकल्स। समझ में आ गया? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैथोड रे और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्या? एनोड रेस। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े, हो जाएगा सेम सेटअप के साथ। बहुत बढ़िया सर। इसमें क्या डिस्कवरी हुई थी बताओ? इसमें किसकी डिस्कवरी हुई थी? जल्दी बताओ। एनोड रे की डिस्कवरी हुई थी। और एनोड रे कैसा होता है? एनोड रे कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बाद में इसी को क्या बोला गया बताओ? प्रोटॉन बोला गया। बाद में कब बोला गया? 1919 में। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन है जी? अच्छे से आ रहा है रे? है? राधे कृष्णा बुझा रहा है तुमको? आए राधे कृष्णा को बोला हमने, तुमको बुझा रहा है रे? क्या? अच्छा, लिखने के लिए तो दे रहा हूं, तो सबुड़ा का हाथ जो भी आ गया है। ए सर खाली लेक्चर दे रहे हैं, हमको भी लिखने दीजिए, लिख लेना तुम लोग है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर जेम्स चैडविक। क्या नाम था उनका? सर जेम्स चैडविक, जिनको जेम्स चैडविक कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, कब किया था? 1932 एट द कैवेंडिश लेबोरेटरी इन द कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। इंग्लैंड में किया था। अब उन्होंने पता है क्या किया था? पता है क्या किया था? उन्होंने बेरिलियम पार्टिकल्स पे
अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डेड करवाया था। कैसे कार्य करवाया था? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डेड करवाया था। आपको अल्फा पार्टिकल्स पता है ना, हीलियम के पार्टिकल, समझ में आ गया। और हीलियम के पार्टिकल्स में क्या होता है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, समझ में आ गया। 2 ही प्रोटॉन होता है। जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डेड बेरिलियम के ऊपर कराया गया तो बेरिलियम से 2 कण निकल रहे थे जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। तो बोलोगे चार्ज कैसे पता चलेगा कि चार्ज नहीं है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव के पास लाने पर उनमें कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिला। अगर नेगेटिव लाते, अगर वो पॉजिटिव होता तो क्या होता? उसकी तरफ भागता। अगर खुद नेगेटिव होता तो उससे दूर भागता, यानी डेविएशन देखने को मिलता। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव होने के बावजूद, पास में कुछ ऐसा पार्टिकल्स रखने के बावजूद उसमें कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिला। तो जब देखने को नहीं मिला तो इसका नाम रख दिया गया क्या? एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूट्रल है ना, जिसके ऊपर नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, टोटल न्यूट्रल है, इसलिए नाम रख दिया गया क्या? न्यूट्रॉन। समझ में आ गया क्या? बात समझ में आ गई। कब हुई थी डिस्कवरी भाई? 1932। और किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक। ऑलरेडी कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है, कब किया गया था, ये सारा एक टेबल में बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे? अब आगे बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कंप्लीट हो गई तब सवाल आया कि भैया एटम कैसा दिखेगा? एटम कैसा दिखेगा? सर एटम दिखेगा ऐसा, मन करेगा निकाल के खा ले। सर एटम दिखेगा ऐसा, मन करेगा निकाल के खा ले। सर खा नहीं सकते हो, बोर्ड के अंदर है। मतलब एटम ऐसा दिखेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? जे थॉमसन बोल रहे हैं। Dalton's atomic theory suggested that atom was indivisible, but discovery of subatomic particles inside the atom disproved the Dalton's atomic theory. Dalton atomic theory आप atoms and molecules में already पढ़ चुके हो। उन्होंने क्या बोला था? कुछ बातें उसमें थी, जैसे उसमें से एक था atoms are indivisible particles of matter। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ? ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो गया। हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ। ठीक है। अब जे थॉमसन ने क्या करा था? जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, ये सबसे पहले अगर किसी ने दिया था उसका नाम क्या था? जे थॉमसन। समझ में आ गया? जे थॉमसन है। क्या बोला था उन्होंने बोला था कि एटम इज जस्ट लाइक अ व्हाट? वाटरमेलन। हद हाल है। वाटरमेलन की तरह कैसे? तो बोला कि देखिए वाटरमेलन में हाई जो रहेगा ना, हाई ललका जो है, ये ललका को ध्यान से देखिए, जो करिक्का है, करिक्का, इसको उन्होंने बोला कथी? ये बोला ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है। अब बाकी तो हाई देख लो ये क्या है, क्योंकि उस समय प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो एटम के अंदर ये जो है ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये भरा पड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस चूंकि उनको उतना ही पता था उतना ही बता दिए, बाकी के लिए उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। समझ में नहीं आया? बोलो। तो उनसे पूछा कि तब एटम न्यूट्रल कैसे होता है? बोला ना कि हाई नेगेटिव है और हाई पॉजिटिव है। और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? आपस में बराबर है, इसीलिए क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन चलो ये बकवास था। अच्छा बकवास था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट देके गया कि नहीं है? भाई एटम के बारे में कुछ तो बता दिया। आगे आने वाली जो साइंटिस्ट थे उनको खोजने के लिए अब एक मॉडल तैयार था कि अब उस पे वो काम कर सकते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। अब इस पे काम होगा, आगे के साइंटिस्ट अब और ज्यादा डिस्कवरी करेंगे। अब इसी डिस्कवरी में एक बहुत बड़ा डिस्कवरी आता है किसका? अच्छा तो भाई क्या बनाए थे, याद है? क्या है? वाटरमेलन मॉडल तो बोला ही जाता है, इसको क्या है? प्लम पडिंग मॉडल बोला जाता है। ये क्या है भाई? तो क्रिसमस में बना हुआ जो केक होता है ना, वही है। देख रहे हो इसमें हाई जो करिक्का है, सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन है। सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? खाए हो कभी जाके केकवा? कभी खाए गए? नहीं, बड़ा प्यार से बनाते हैं वो लोग, कभी खाओ। समझे? बड़ा प्यार से बनाते हैं लोग, बड़ा टेस्टी बनाते हैं लोग। मैंने कभी खाया नहीं है लेकिन सुना है कि नहीं है? तो ये था जे थॉमसन। अब तुम कहोगे सर ड्रॉबैक बता दीजिए, पूरा ड्रॉबैक है। अबे ड्रॉबैक क्या बताएं हम? जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पूरा ड्रॉबैक ही है। ऐसा मॉडल होता ही नहीं है, एटम का ऐसा मॉडल नहीं होता है, इसलिए इसका कोई ड्रॉबैक हम आपको नहीं बताएंगे। अब बात करते हैं किसकी? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस क्या हुआ था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज एन एपिक मूवमेंट इन द साइंस हिस्ट्री।
साइंस विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ा पल था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की डिस्कवरी। इन 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड स्टेन डूइंग अ फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अकेले नहीं थे वो, उनके साथ स्टेन नाम के एक दूसरे वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने मिलकर एक डिस्कवरी करा था, जिसके बाद यह साबित हुआ कि किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, बताइए किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बहुत बढ़िया सर। सेटअप बताइए, सेटअप क्या क्या हुआ था। बहुत इजी सेटअप है, सेटअप तो आपके सामने है, आपको क्या बनाना है, ठीक है कि नहीं है, सेटअप आपके सामने है, ठीक है ना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या था, कंक्लूजन क्या था, वो भी बता देते हैं। देखिए हुआ क्या, यहां पे उन्होंने क्या लिया था, एक सोने का परत लिया, एकदम पत्थर, पतला, एकदम पतला 0.01 mm का पत्थर लिया था। गोल्ड फॉइल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड फॉइल बोलते हैं, गोल्ड फॉइल बोलते हैं, यानी सोने का पत्थर लिया था। अप्रोक्सीमेटली इसका जो थिकनेस है 0.01 mm था। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। इतना पतला लिया था, इतना पतला। अच्छा, सोना ही क्यों लिया था, क्योंकि आपको पता है ना, सोने की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दूसरे किसी भी एलिमेंट से अच्छा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए लिया था उन्होंने। तो लिया तो कौन सा बड़का तीर मार लिया, बिल्कुल लिया। तो उसके बाद यहां देखो एक रिसोर्स लिया, जिसके द्वारा हीलियम के पार्टिकल्स को, यानी अल्फा पार्टिकल्स को यहां पे बम्बार्डेड करवाया जा सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। तो बम्बार्डेड करवाया तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे, यानी कि लाखों की संख्या में यहां पे क्या किया गया था, बम्बार्डेड करवाया गया था। जैसे ये बम्बार्डेड करवाया जा रहा है, देख रहे हो, बम्बार्डेड करवाया जा रहा है। देख रहे हो यहाँ पे 4 होंगे, 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 पेयर का, 2 ब्राउन कलर का है, 4 गो किसका होता है बताओ, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जब इसका बम्बार्डेड करवाया गया गोल्ड फॉइल पे, इस पे गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डेड इसे करवाया गया, तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे आ रहे थे, जिसमें से ज्यादातर तो सीधे चले जा रहे थे, ज्यादातर तो सीधे चले जाएंगे सीधे। कुछ ऐसे थे जो जाने के बाद इसे डेविएट कर जा रहे थे, ऐसे जाने के बाद डेविएट कर, देखो डेविएट कर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और लगभग कह सकते हो 10,000 या 20,000 में से एक ऐसा था जो जैसे जाता था फिर वापस वैसे ही आ जाता था। समझ में आ गया, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे क्या हो रहा है, सीधे जा रहे हैं। कुछ ऐसा पार्टिकल्स है जो डेविएट हो रहा है, और लगभग हजारों में एक क्या हो रहा है, यहां से टकरा के वापस आ रहा है। इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित यही हुआ, कंक्लूजन यही निकल के आता है कि यहां सेंटर में कुछ ऐसा है जो काफी डेंस है, जो अपने से किसी भी चीज को पास नहीं होने दे रहा है। समझ में आ गया। और उसको क्या बोला गया, क्योंकि सेंटर में है तो उसको बोला गया न्यूक्लियस। क्या बोला गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा। हीलियम के पार्टिकल्स को भेजा जा रहा था, अगर यहां नेगेटिव होता तो ये उसकी तरफ क्या हो जाते, बताओ क्या हो जाते, अट्रैक्ट हो जाते। क्या हो जाते, अट्रैक्ट हो, लेकिन दूर भाग रहे थे, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव से दूर भागता है ना। तो ये साबित हुआ कि न्यूक्लियस क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं, केंद्रक होता है न्यूक्लियस, जो कि वहां पे उसका चार्ज क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन है, इसलिए वो क्या है, पॉजिटिव है। उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, इसलिए उसका चार्ज क्या है, बताओ, पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ये था रदरफोर्ड का किसका डिस्कवरी, जो कि न्यूक्लियस। और इसी की वजह से अब रदरफोर्ड ने क्या दिया था, अपना कॉन्सेप्ट दिया, एटम का मॉडल। अब देखो, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसको वही है फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। यही आपका क्या है, न्यूक्लियस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। ये बहुत ज्यादा डेंस रहेगा, इसको पार पाना आसान नहीं होगा। अच्छा, न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द होल एटम। एटम की तुलना में न्यूक्लियस का साइज क्या रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, किसी को दिक्कत है क्या, बोलो, कोई कंफ्यूजन। वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो, अब अगर देखो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड ने अब क्या दिया, एटम का मॉडल दिया न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद। कैसा मॉडल था, ऑन द बेसिस ऑफ द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड गेव अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। उन्होंने एक मॉडल दिया जिसके अंदर क्या रहेगा, बोलो, न्यूक्लियस। इसीलिए इसका नाम रखा गया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। जो किसने दिया था,
रदरफोर्ड ने दिया था। An atom consists of positively charged nucleus containing all the proton and neutron. न्यूक्लियस के अंदर ही सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहेंगे। समझ में आ गया? चलो, the nucleus is surrounded by the negatively charged particles called electron, which are revolving around the nucleus in the circular path called orbit. यानी कि ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी के चारों तरफ कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिट। जहां घूम रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या कहलाएगा, ऑर्बिट कहलाएगा। समझ में आया? बोलो। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन होल्ड्स द एटम टुगेदर। अब जो एटम को, यहां देखो, एटम को एक साथ कौन बांध कर रखेगा, बोलो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो यहां पे जो फोर्स लगेगा, यही फोर्स एटम को क्या करेगा, बांध के रखेगा। समझ में आया? बोलो। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा? क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर मौजूद रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस, तो प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। समझ में आ गया? और एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। कोई बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो। चलिए, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर बहुत सारा खाली जगह होता है, बहुत सारा खाली जगह होती है। यहां होता है न्यूक्लियस, और बाकी देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहां है तो पूरा खाली है कि नहीं है, तो एटम के अंदर बहुत सारा खाली जगह भी होगा। अब आगे बात करें, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का कुछ ड्रॉबैक देख लो, जो बार बार मैं आपके एग्जाम में पूछता हूं, आपसे टेस्ट लेता हूं तो पूछता हूं। क्या ड्रॉबैक रहा भाई? इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी कहता है, जो कि मैक्सवेल ने दिया था, उसमें यह कहा गया कि कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी चीज अपनी एनर्जी लगातार लूज कर रही हो तो एक वैसा वक्त आएगा कि वो क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगी, और इस तरीके से वो उसका अंत हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने इसी को एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो उसमें एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी से घूमेगा। अगर अपनी एनर्जी से घूमेगा तो एक वक्त आएगा जब इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, और इस तरीके से एटम का अस्थायित्व जो कह सकते हैं, स्टेट क्या बोल सकते हैं, उसका एग्जिस्टेंस है, वो खतरे में पड़ सकता है। यानी एटम खुद को बचा नहीं सकता है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। समझ में नहीं आया? दूसरा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑल्सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइट स्पेक्ट्रा के बारे में आपको 11th और 12th क्लास में पढ़ना है। यानी आपको रेनबो फॉर्मेशन जो होता है ना, कभी भी एटम रंग नहीं बिखेरेगा, इसकी व्याख्या इन्होंने नहीं करी थी। एटम क्या वाकई में लाइट स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है, लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में आओगे तो आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा। आपको कब? 11th और 12th क्लास में। इसीलिए मैट्रिक के बाद 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th 12th करने के बाद ही क्लियर होते हैं। आगे बात करेंगे, दिस टू मेजर ड्रॉबैक लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। जैसे ही दो ड्रॉबैक आए, उसके बाद कौन सा आया, बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, बस बहुत थोड़ा सा बदलाव किया था, और इस तरीके से उन्होंने अपना क्या दिया था, मॉडल दिया था। और उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है यहां पे रहेगा और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा पे ऐसे घूमते रहेंगे, और वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही घूमेंगे, लेकिन वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे। समझ में आ गया आप? और इस तरीके से क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्टेबल थ्योरी है। क्लियर है? अब यहां देखो, बोर मॉडल। द प्रेजेंट कांसेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय द नील्स बोर, व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। सही है? ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। दूसरा, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। है क्या? ये अगर प्रोटॉन है तो ये न्यूट्रॉन, ये कहां मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विद द एनर्जी लेवल या सेल। इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे हैं, इसको एनर्जी लेवल बोला गया। रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, ऑर्बिट। इन्होंने क्या नाम रखा, एनर्जी लेवल। तो यही डिफरेंस याद रखिएगा कि रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, ऑर्बिट का, और नील्स बोर ने उसी को क्या बोला, एनर्जी लेवल या सेल। एनर्जी लेवल या सेल। आगे बात करें, देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच
Each एनर्जी लेवल कैन होल्ड, यानी कि प्रत्येक एनर्जी लेवल में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मौजूद रहेगा, जिसको पता किया जाएगा कैसे, 2n स्क्वायर से। समझ में आगे कि आ गया? जैसे ये पहला है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 2। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां है और एक यहां है कि नहीं है, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरे वाले सेल में कितना रहेगा, बोलो, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। 2 8 18 32 इस तरीके से निकलते चले जाएंगे। समझ में आगे कि नहीं आ गया? तो ये रहा आपका कौन सा, नील्स बोर का क्या मॉडल। लास्ट में ईच एनर्जी लेवल हैव फिक्स एनर्जी, सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, यानी इसकी एनर्जी है अपनी, इसकी अपनी एनर्जी, इसकी अपनी एनर्जी, इसकी अपनी एनर्जी और इसकी अपनी एनर्जी, सबकी अपनी अपनी अगर एनर्जी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करने की जरूरत ही नहीं है। और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज नहीं करेगा तो वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। समझ में आ गया? बोलो, क्या ये मॉडल आपको समझ में आया? अरे भाई, गिरता तब ना जब अपना एनर्जी लूज करता, उसको अपना एनर्जी लूज ही नहीं करना है, वो घूम रहा है किसकी वजह से, बोलो, सेल की एनर्जी से, एनर्जी लेवल की एनर्जी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था उनका, लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक है, इसमें भी क्या है, ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक या लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। क्या नहीं कर रहा है भाई, बताओ क्या नहीं कर रहा है, बताओ क्या नहीं कर रहा है? देखो, ये नहीं कर रहा है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल आर एज फॉलोज। पहला, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, याद कर लो, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम बट फेल्ड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। वो जो बताए थे स्पेक्ट्रा वाला, जो कि कलर क्रिएट करता है, जैसे ये देखो, ये जब गिरेगा तो ये अलग अलग कलर देगा, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन कर पाए। इसके बाद की अगर बात हुई, जैसे रदरफोर्ड ने, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, नहीं कर पाए। ये करने का तो कोशिश की लेकिन हाइड्रोजन के आगे बढ़ ही नहीं पाए, तो ये नहीं कर पाए। दूसरा, दिस मॉडल डिड नॉट फॉलो द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, इस पे बात करना ही बेकार है। Bohr suggested electrons have the definite part that later it was proved that it is possible to know exact position and momentum of electron। ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आप कहां 12th क्लास में पढ़ोगे। बस यही समझ लो कि Bohr could not explain the spectra of the atom more than hydrogen atom, या फिर he could not explain the, या फिर he did not follow the Heisenberg uncertainty principle। that's it, इतना ही लिख देना, ठीक है। अच्छा, तीसरा, he could not explain the shape and orientation of orbital। ये जो ऑर्बिटल है, इनका शेप कैसा होगा और इनका ओरिएंटेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसकी भी व्याख्या उन्होंने नहीं करी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये था उनका ड्रॉबैक। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर है। चलो जी, और देखियो जरा अगला क्या है। ये तो हो गया। अब अगर बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर ऑलरेडी आपको पता है, किसी भी एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो। जैसे अगर मैं बोलता हूं किसी एटम की संख्या, किसी एटम एक्स, कोई एटम एक्स है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो बताओ उसके एटॉमिक नंबर कितना होगा, जेड की संख्या बताओ कितना होगा, 18। बता है ना? और वो एटम कौन सा होगा भाई, आर्गन। क्लियर है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑफ एन एटम। यहां पे गलत हुआ है, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास को जोड़ दिया जाता है तो क्या निकलता है, एटॉमिक मास निकल के आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और एटॉमिक मास को किससे डिनोट किया जाएगा, ए से। अच्छा, एटॉमिक नंबर को किससे, जेड से। जब भी बुलाओगे तो जेड मतलब होता है जेहलन, जो कि एक लैटिन वर्ड है, वहां से लिया गया है। जेड मतलब जेहलन, एक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर को जेड से और एटॉमिक मास को ए से। मास मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये यहां पे फिर से गलत है, ये वाला क्या है, गलत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये ऊपर वाला ही यहाँ पे कॉपी हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ भी लेना है तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, क्लियर? चलो आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो
अब जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उनका कन्फिगरेशन करोगे ना, तो वो कन्फिगरेशन क्या होता है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन डिफरेंट सेल्स, सब सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। यानी सेल के चारों तरफ किस तरीके से एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको मैंने बोला था ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये याद है ना? बोलो, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला बताए थे ना, ट्रिक क्या? सप सडप फिर सडप, बस इतना ही लिख दो, काम चल जाएगा। समझ में आ गया? नंबरिंग कर दो, 1 से शुरू करो, 2 3 जहां जहां एस हो, 4 जहां जहां एस, 5 2 पी कहां से शुरू होता है? 2 से, तो 2 3 4 और ये 5। डी कहां से शुरू होता है? तो 3 से, 3 और ये 4। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10 और पी में 6। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का फॉर्मूला, जिससे आपका निकल जाता है क्या? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। जैसे मान लीजिए मेरे पास है कैल्शियम, क्या है भाई? कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर बताइए कितना होगा? जेड का मान 20 रहेगा और ए का मान कितना रहेगा? जल्दी बताओ। ए का मान 40 रहेगा, बट मुझे इससे मतलब है। तो जेड का मान अगर 20 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 20। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो तो 20 हो गया, 2 2 4 14 10 2 12 18 2 20। अगर आप इसको फील करोगे तो सबसे पहले बताओ एटम में प्रोटॉन कहां रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये हो गया पहला सेल, देख रहे हो ना? पहला सेल कितने इलेक्ट्रॉन? 1 और 1 2। ये हो गया दूसरा सेल, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो। और ये क्या हो गया? तीसरा सेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये कौन सा हो गया? चौथा सेल। तो बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2। इसी बाहर वाले में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को बोला जाता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। अब कहोगे सर वैलेंसी का क्या है? सर वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी नहीं होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है या 1 है या 3 है या 4 है तो उतनी ही वैलेंसी हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बट अगर 5 है तो 8 - 5 होता है, 6 है तो 8 - 2 होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। तो अगर 5 रहेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। 6 रहेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। अगर 7 रहेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। और 8 रहेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये था वैलेंसी। आप सबको समझ में आया क्या? ठीक है सर। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक कौन सा है? आइसोबार और आइसोटोप्स। आइसोबार की बात करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये क्या है? द डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर। मास नंबर क्या रहेगा? लेकिन एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? उन्हें क्या बोला जाएगा? आइसोबार बोला जाएगा। जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। कितना होता है भाई? कितना होता है? 18। आर्गन का कितना होता है? 18। कार्बन का कितना होता है? बोलो। कार्बन का यहाँ पे 14 और नाइट्रोजन 14। अब आप ध्यान से देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 18 हुआ, इसका आइसोबार क्या हो जाएगा बताओ? आर्गन का आइसोबार होता है उसके बाद नाइट्रोजन का और आर्गन का। अब तुम कहोगे क्या है डेफिनेशन? सेम मास नंबर रहेगा। अब बताओ कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? इसका भी 40 होता है, आर्गन का होता है ना? आर्गन का कितना मास होता है बताओ? आर्गन का मास होता है, आर्गन का मास कितना होता है? 40। और कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 और इसका 20। सब अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। नहीं हो गया। तो इसका सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में गया? तो इस तरीके से आपको अलग अलग मिल जाएंगे। यूजेज ऑफ आइसोबार्स की बात करोगे तो कहां कहां यूज होता है? मेडिसिन में इट इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, जैसे कोबाल्ट 60 और निकल 60 इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में कोबाल्ट 60 और निकल 60 का इस्तेमाल किया जाता है।
समझ में आ गया? ये आइसोबार है किसके? तो कोबाल्ट के भी और निकेल के भी। समझ में आया? निकेल के आइसोबार और कोबाल्ट के आइसोबार का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसके एग्जांपल की बात करोगे तो जैसे मान लो कि कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के क्या होता है? 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6। इसका क्या हो जाता है? 12 भी होता है, 14 भी होता है और 16 भी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरीके से अब हाइड्रोजन की बात करोगे, H1 H1 H1, इसका मास 1 2 और ये 3। इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम। याद है ना? प्रोटियम अगर मास 1 है और नंबर भी 1 है तो क्या बोलेंगे? अगर मास 1 है नंबर 2 है तो क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मास 1 है नंबर 3 है तो क्या बोलेंगे? ट्रिटियम। समझ में आया बच्चा लोग? बोलो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, इट इज यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड या इंडस्ट्रियल यूजेज में इसका इस्तेमाल होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है, जहां कैंसर के रूप में, कैंसर के इलाज में इसका थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे कार्बन 14, कोबाल्ट 60 और यूरेनियम U35। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। रेडियो एक्टिव ये क्या है? द आइसोटोप्स दैट आर अनस्टेबल एंड इमिट रेडिएशन टू बिकम स्टेबल इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करना, जो रेडिएशन रिलीज करके क्या बोल जाए? स्टेबल बन जाए, उन्हें बोला जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिसके एग्जांपल है कार्बन 12 14, कोबाल्ट 60 और यूरेनियम U25। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? U35 235 यहाँ पे है यूरेनियम। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये रेडिएशन छोड़ते हैं स्टेबल होने के लिए, इसीलिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? चलो खत्म, दैट्स ऑल। क्या हो गया? पूरा चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? पूरा चैप्टर का क्विक रिवीजन हो गया। कितना रे? 1 घंटा 8 मिनट है। चलो